नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर रमनी सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डियर आर एस सर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल, जिसका काल माना जाता है 1500 से लेकर के 1000 बीसी के लगभग लगभग माना गया है। विंटरनिस ने ऋग वैदिक काल के समय का निर्धारण किया है। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे, विंटरनिस ने ऋग वैदिक काल के समय को निर्धारित किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें हम लोग देखते हैं कि आर्यों की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो दयानंद सरस्वती ने बताया तिब्बत और बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव, और इनके जो बुक थे बुक ओरियन, तो यहाँ पे बुक आर्कटिक होम आर्यंस वेदास ये लिखी गई है इनके। अगला देखते हैं दोस्तों, डॉक्टर पेनका एवं हर्ट, ये जर्मनी में बताया गया है। LBW कला, ये कश्मीर। गंगाधर झा, मध्य भारत। मैक्स म्यूलर ने मध्य एशिया बताया है। तो दोस्तों सभी लोगों का अपना अपना एक थिंकिंग है और सभी लोगों ने इनका अलग अलग भौगोलिक जो है स्थिति को दर्शाया है। आगे देखते हैं हम लोग। आर्य आरंभ में सप्त सैंधव में बस गए थे, सप्त सैंधव में बस गए थे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। सरस्वती सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ऋग्वेद में नदी के सूक्त में सरस्वती को नदीमता कहा गया है। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा हम लोग। आगे देखते हैं, ऋग्वेद में सिंधु के 5 सहायक नदियों का भी उल्लेख मिलता है। तो जो कि प्राचीन नाम है जिनके, और आधुनिक नाम क्या है। जो प्राचीन नाम है, जो बिपाशा है उनका ब्यास नदी है, जो अभी हम लोग जानते हैं। सतुद्री, जिसका सतलज बोला गया है। बितत्सा, जिसको झेलम बोलते हैं। परुषणी, जिसे रावी बोलते हैं। अश्किनी, जिसे चिनाब नदी के नाम से हम लोग अभी जानते हैं। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखेंगे, दोनों नाम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं दोस्तों, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ऋग्वेद में एक पर्वतमाला मुजवंत यानी कि हिमालय का भी उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में गंगा एवं सरयू नदी का उल्लेख एक बार मिलता है एवं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। आगे देखते हैं, आर्यों की जो राजनैतिक स्थिति थी, ये आपको प्री के लिए बहुत ही मस्ट है, इसको ध्यान रखेंगे हम लोग। राजा का पद वंशानुगत नहीं होते थे, यानी कि राजा का बेटा राजा नहीं बनता था। ऐसा उस समय की राजनीतिक स्थिति थी। राजा को जनस्य गोप भी कहा जाता था। राजा का पद गरिमामय नहीं होता था। कालांतर ऋग्वैदिक काल का अंतिम समय में गोप का पद वंशानुगत हो गया, यानी कि दोस्तों पहले तो ये वंशानुगत नहीं थी, लेकिन बाद में चलकर यह वंशानुगत हो गई थी। आगे देखते हैं, राजा के पास अस्थायी सेना जो है नहीं होती थी। राजा के पास दोस्तों अगर हम लोग बात करें, तो राजा के पास हम लोग दोस्तों बात करें, जो अस्थायी सेना नहीं होती थी। अधिकतर लड़ाइयाँ जानवरों, गायों, घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। गाय एवं घोड़ों के लिए लड़ी जाती थी। राजा की सहायता है तो कुछ संस्थाएं होती थी, जैसे विध प्राचीनतम संस्था, यह धन का बंटवारा करती थी, जैसे लूट। ये सभी चीज़ें जो है इसमें सम्मिलित की गई हैं। सभा की बात करें हम लोग, वरिष्ठ एवं कुलीन लोगों का समूह होता था। ऋग्वेद में 8 बार इसका उल्लेख किया गया है। समिति की बात करें, जनप्रतिनिधियों का समूह था। ऋग्वेद में 9 बार इसका उल्लेख किया गया है। अस्पस यानी कि गुप्तचर को अस्पस बोला जाता था। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे, जिन्हें रत्नीन यानी कि रत्नी कहा जाता था। अगला देखते हैं, ब्राजपति गोचर भूमि का प्रमुख होता था। बलि की बात करें, राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर, यानी कि बलि की बात करें तो राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर था। राजनीतिक इकाइयाँ की बात करें तो जन को गोप बोलते थे, बीस को बीसपति, ग्राम ग्रामणी, कुल कुलूप होता था। आर्यों की अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्य यायावर जीवन व्यतीत करते थे, यानी कि दोस्तों यहाँ यहाँ घूमते फिरते रहते थे, यानी कि एक जगह उनका जीवन नहीं रहता था। गाय एवं घोड़ा प्रिय पशु थे, पशुपालन करते थे। ऋग्वेद में कृषि शब्द का उल्लेख 24 बार मिलता है, ये भी ध्यान रखेंगे कि ऋग्वेद में कृषि शब्द कितने बार मिलते हैं। आगे देखते हैं, इसमें भी 21 क्षेपक है। मुद्रा प्रणाली उस टाइम पे नहीं थी दोस्तों, ध्यान रखेंगे। वस्तु विनिमय होता था। व्यापार में निष्क नामक सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे।
आर्यों की सामाजिक स्थिति की बात करें दोस्तों हम लोग, तो आर्यों की सामाजिक स्थिति की बात करें तो सतात्मक संयुक्त परिवार थे, यानी कि पिता की प्रधानता ज़्यादा थी। समाज 4 वर्ग में विभाजित थे। ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, हालांकि 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वेद में जाति प्रथा का उल्लेख नहीं है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, इन्हें शिक्षा का अधिकार था। घोषा, पाला, लोपामुद्रा आदि विदुषी महिलाएं थी। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे थोड़ा सा हम लोग। बिस्फला दोस्तों बिस्फला एक योद्धा महिला थी। दोस्तों ध्यान रखेंगे कि विधवा विवाह होता था उस टाइम पे। नियोग प्रथा का प्रचलन था। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा जैसे बुराइयां नहीं थी उस टाइम पे। विवाह के समय मिलने वाले उपहारों को बहतू कहा जाता था। दोस्तों ये ध्यान रखेंगे दोस्तों, उस टाइम पे विवाह के समय मिलने वाले को बहतू कहा जाता था। अमाजू, आजीवन अविवाहित रहकर विद्या अध्ययन करने वाले महिलाएं जो होती थी, जिसे हम लोग अमाजू बोलते थे। सामाजिक असमानता नहीं थी। घरेलू दासों का प्रयोग होता था, यानी कि घरों में काम धाम करने वालों का प्रयोग होता था। आर्यों की धार्मिक स्थिति की बात करें तो दोस्तों प्राकृतिक बहुदेववाद, एकाधी देववाद, एकेश्वरवाद एवं निर्गुण भक्ति में विश्वास करते थे। एकाधी देववाद का सिद्धांत मैक्समूलर ने दिया। धौष प्राचीनतम देवता है। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता है। उसके बाद अग्नि की बात करें दोस्तों हम लोग, तो अग्नि दूसरा महत्वपूर्ण देवता था। अग्नि को मध्यस्थ माना जाता था। वरुण तीसरा प्रमुख देवता है और वरुण को ऋतु का नियामक भी माना जाता है। दोस्तों ये है इस जगत की भौतिक, नैतिक एवं कर्मकांड व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋतु कहा जाता है। वरुण हजारों सोने के स्तंभ वाले महल में रहता है, ऐसा माना जाता था। पुषण पशुओं का देवता, पुषण जो थे पशुओं के देवता थे। ऋग वैदिक आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। ये योग एवं ध्यान करते थे। जादू टोना टोटके में विश्वास करते थे। मूर्ति पूजा एवं मंदिरों को साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों ये रही हमारी ऋग वैदिक काल। इसके आगे हम लोग अगला टॉपिक है हमारा उत्तर वैदिक काल, ये भी लेकर अगले वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।